अगर आप 19 साल के हैं, कॉलेज के पहले साल में हैं और एक दिन नहाते वक्त आप देखते हैं कि फ्लोर पर 50 बाल पड़े हैं। अगले दिन मिरर में आप नोटिस करते हैं कि आपके टेम्पल्स थोड़े डीप लग रहे हैं। आप अपने पुराने फोटोज चेक करते हैं और रियलाइजेशन होता है आपकी हेयरलाइन पीछे जा रही है। और यहीं से शुरू होता है पैनिक का फेज। इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब वीडियोस और लोकल फार्मेसी वाले आपको 100 तरह के मिरेकल ऑयल्स और हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स बेचेंगे। पर क्या आपको पता है कि 18 से 29 साल की उम्र में बाल गिरना सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है। मेडिकल साइंस में हम इसे अर्ली ऑनसेट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट 40 साल वाले इंसान से बिल्कुल अलग होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट। आज की वीडियो किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, ये एक कंप्लीट एसेंशियल गाइड है जो हर उस यंग लड़के के लिए है जो अपनी 20s में गंजेपन से डर रहा है। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, मेरे दादाजी के बाल तो 50 साल के बाद गिरे थे, मेरे 21 साल में क्यों गिर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें एपिजेनेटिक्स को समझना होगा। जीन्स आपके पास हैं, लेकिन आज का एनवायरनमेंट उन्हें ट्रिगर कर रहा है। 18 से 29 साल की उम्र वो फेज है जहां आपकी बॉडी में हार्मोन्स पीक पर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम से मिलता है तो बनाता है डीएचटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यंग एज में फॉलिकल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। इस एज में स्ट्रेस, जंक फूड और स्लीप डेप्रिवेशन आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं जो डीएचटी को और ज्यादा एग्रेसिव बना देता है, जिसका रिजल्ट है फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन। आपका बाल एक बार में नहीं गिरता, वो हर साइकिल में पतला होता जाता है जब तक वो बिल्कुल खत्म जैसे ना हो जाए और इवेंचुअली गायब हो जाता है। यंग मैन अक्सर समझ नहीं पाते कि उनका हेयर लॉस नॉर्मल है या जेनेटिक। मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ सेल्फ डायग्नोसिस के। 20s में सबसे पहले रिसीडिंग टेम्पल्स दिखते हैं। अगर आपकी हेयरलाइन एम शेप बना रही है तो ये स्टेज 2 है, और अगर क्राउन पर भी बाल पतले होने शुरू हो गए हैं तो ये स्टेज 3 है। अपने झड़ते हुए बालों को ध्यान से देखिए, क्या वो बाल लंबे और मोटे हैं या वो पतले, छोटे और कलरलेस हैं। अगर बाल पतले हो रहे हैं तो ये एजीए यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का पक्का साइन है। अपने फैमिली ट्री में सिर्फ पिता को मत देखिए, मैटरनल साइड यानी नाना मामा के जीन्स हेयर लॉस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस एज ग्रुप के लोग अक्सर कॉन्शियस हो जाते हैं और डर की वजह से 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती सेल्फ मेडिकेशन की होती है। लोग सोशल मीडिया पर देखकर फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल शुरू कर देते हैं बिना डोज समझे, या फिर बायोटिन गमीज खाने लगते हैं। बायोटिन तभी काम करेगा जब आपको डेफिशिएंसी हो, जो कि 90% केसेस में नहीं होती। दूसरा मिस्टेक है होम रेमेडीज ओवर मेडिकल साइंस। प्याज का रस, अदरक या दही सर पर लगाने से जेनेटिक हेयर लॉस नहीं रुकता, उल्टा इसके एसिडिक नेचर से स्कैल्प में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी इरिटेशन हो सकती है, जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाकर बालों को और तेजी से गिरा देती है। तीसरी मिस्टेक होती है वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। यंग लड़के सोचते हैं कि जब ज्यादा गंजेपन दिखेगा तब ट्रांसप्लांट करा लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। 18 से 25 साल की एज ट्रांसप्लांट के लिए नहीं, प्रिजर्वेशन के लिए है। एक बार डोनर एरिया वीक हो गया तो ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स की। यंग एज में हमारा गोल बड़ा क्लियर होता है, डीएचटी ब्लॉक करना और ग्रोथ स्टिमुलेट करना। पहला पिलर है डीएचटी ब्लॉकर्स। देखिए, एजीए का असली इलाज डीएचटी को रोकना ही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है फिनेस्ट्राइड का। ये एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करती है ताकि टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट ना हो सके। 20s में हम अक्सर लो डोज या टॉपिकल लोशन सजेस्ट करते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स का रिस्क मिनिमल रहता है और रिजल्ट टारगेट एरिया पर फोकस होता है। कुछ लोग नेचुरल ब्लॉकर जैसे सॉ पोमेटो, पंपकिन सीड ऑयल या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। ये सप्लीमेंट्स अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन मेडिकल ग्रेड फिनेस्ट्राइड का रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा ग्रोथ स्टिमुलेंट है मिनॉक्सिडिल, जो ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड करके फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यंग पेशेंट्स के लिए मिनॉक्सिडिल का 5% सॉल्यूशन या फोम बेस्ड वाला ज्यादा अच्छा काम करता है। लास्ट है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। 20s में हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से स्कैल्प बहुत ऑयली होती है। ये एक्स्ट्रा ऑयल मेलासेजिया फंगस को इनवाइट करता है, जो डैंड्रफ और इन्फ्लेमेशन पैदा करके हेयर फॉल बढ़ाता है। इसलिए कीटोकोनाजोल कंटेनिंग शैम्पू हफ्ते में 2 बार यूज करना लगभग मैंडेटरी है। 20s में आपका लाइफ स्टाइल बालों के लिए स्लो पॉइजन हो सकता है। अक्सर हमें लगता है कि हम यंग हैं तो बॉडी सब कुछ झेल लेगी, लेकिन हेयर फॉलिकल्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं और लाइफस्टाइल का असर सबसे पहले वहीं दिखता है। इन 4 पिलर्स को डीप लेवल पर समझिए और आज ही बदलिए। सबसे पहला है स्लीप साइकिल एंड मेलाटोनिन सिग्नलिंग। बायोलॉजी के हिसाब से बाल तब तक ग्रो करते हैं जब तक हम डीप स्लीप में होते हैं। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन,
ये सिर्फ नींद नहीं लाता बल्कि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ फेज में लॉक करके रखता है। जब आप रात को 2 बजे तक लैपटॉप या मोबाइल की ब्लू लाइट में रहते हैं तो आपका ब्रेन मेलाटोनिन बनाए बिना ही अलर्ट मोड में रहता है। इससे आपका कॉर्टिसोल स्पाइक होता है। हाई कॉर्टिसोल डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स को शेडिंग फेज में पुश कर देता है, जिसे हम सर्काडियन डिसरेगुलेशन कहते हैं, जो आपकी हेयर लाइन को समय से पहले ही पीछे धकेल देती है। दूसरा पिलर है प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी एंड फेरेटिन फैक्टर। बाल क्रिएटिन नाम के हार्ड प्रोटीन से बने होते हैं। 20s में बहुत से लड़के जिम जाते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, और अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो अवेलेबल प्रोटीन को मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स को देती है और बालों को इग्नोर कर देती है। इससे बाल पतले होने लगते हैं। साथ ही इंडिया में मैन में भी लो फेरेटिन का इश्यू बहुत कॉमन है। फेरेटिन वो टैंक है जहां आयरन स्टोर होता है। अगर फेरेटिन का लेवल 70 नैनोग्राम पर ml से कम है तो फॉलिकल्स के सेल्स डिवाइड नहीं हो पाएंगे और उनका हेयर ग्रोथ साइकिल रुक जाएगा। तीसरा पिलर है स्मोकिंग और वेपिंग। स्मोकिंग और वेपिंग सिर्फ लंग्स के लिए बुरे नहीं है। निकोटीन एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी ये आपकी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है। आपके स्कैल्प की माइक्रो कैपिलरीज जो फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देती हैं, वो इतनी पतली होती हैं कि स्मोक करने से वहां ब्लड फ्लो लगभग बंद हो जाता है। स्मोकर्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की प्रोग्रेशन नॉन स्मोकर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि डीएनए डैमेज और इन्फ्लेमेशन दोनों बढ़ जाते हैं। चौथा पिलर है शुगर बॉम्ब। हाई शुगर इंटेक और जंक फूड से बॉडी में इंसुलिन स्पाइक आते हैं। ये एक्सेस शुगर ब्लड में प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती है, जिसे हम ग्लाइकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से AGEs बनते हैं जो स्कैल्प के कोलेजन और इलास्टिन को स्टिफ यानी सख्त बना देते हैं। जब स्कैल्प की स्किन सख्त हो जाती है तो फॉलिकल्स को एक्सपेंड करने की जगह नहीं मिलती और इससे उनका दम घुटने लगता है। इससे फॉलिकल्स परमानेंट एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं। अगर मेडिसिन से फुल रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम एडवांस क्लिनिकल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का। इसमें आपका अपना ब्लड लिया जाता है, उससे सेंट्रीफ्यूज करके ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं और स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। यंग एज में PRP का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फॉलिकल्स में रिकवरी पोटेंशियल ज्यादा होता है। सेकेंड थेरेपी में हम GFC का यूज करते हैं। ये PRP का एक एडवांस वर्जन है। इसमें प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके प्योर ग्रोथ फैक्टर्स निकाल लिए जाते हैं। इस थेरेपी में स्वेलिंग कम होती है और रिजल्ट फास्टर आता है। तीसरा ट्रीटमेंट है रेड लाइट थेरेपी, जिसको कि हम LLT के नाम से भी जानते हैं, जो आप घर में लेजर कैप के थ्रू ले सकते हैं। लेजर लाइट थेरेपी ATP प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे फॉलिकल्स को सेलुलर एनर्जी मिलती है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि डॉक्टर मैं 22 साल का हूँ, क्या मैं ट्रांसप्लांट करा लूं? मेरा जवाब हमेशा होता है पहले रुकिए। 25 साल से पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराना अक्सर एक गलती होती है, क्योंकि आपका हेयर लॉस अभी इवॉल्विंग है। अगर आज मैंने आपकी हेयर लाइन बना दी लेकिन 2 साल बाद आपके पीछे के बाल गिर गए तो वो ट्रांसप्लांट अननेचुरल लगने लगेगा। ट्रांसप्लांट तभी करानी चाहिए जब आपकी एज 25 साल से ज्यादा हो, आपका हेयर लॉस मेडिकल ट्रीटमेंट से स्टेबलाइज हो चुका हो, आपका डोनर एरिया यानी बैक ऑफ हेड स्ट्रॉन्ग हो और आपने एटलीस्ट 1 ईयर मेडिकल मैनेजमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड ट्राई कर लिया हो। यंग एज में हमारा फोकस मेडिकल मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि हम नेचुरल बालों को बचा सके। ट्रांसप्लांट लास्ट रिजॉर्ट है, फर्स्ट स्टेप नहीं। सोसाइटी में यंग लड़कों पर लुक्स का बहुत प्रेशर है। हेयर लॉस से कॉन्फिडेंस कम होना, सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन होना बहुत आम है। एक बात याद रखिए, बाल झड़ना आपका फेलियर नहीं है। कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी से आता है, सिर्फ बालों से नहीं। अब चलिए कुछ कॉमन हेयर मिथ्स का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहला मिथ है मास्टरबेशन कॉजेस हेयर लॉस। फैक्ट ये है कि ये बिल्कुल गलत है। इसका हेयर लॉस से कोई डायरेक्ट साइंटिफिक कनेक्शन नहीं है। स्ट्रेस और गिल्ट जो इससे जुड़ा है वो हेयर फॉल को और बढ़ा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस खुद में हेयर फॉल को नहीं बढ़ाता। दूसरा मिथ है जिम सप्लीमेंट्स लाइक वे क्रिएटिन मेक्स यू बॉल्ड। फैक्ट ये है वे प्रोटीन सेफ है, लेकिन क्रिएटिन के बारे में कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये DHT लेवल को थोड़ा बढ़ा सकता है। अगर आप हेयर लॉस के लिए प्रोन हैं, तो क्रिएटिन यूज करते वक्त पेशेंस और सावधानी बरतें। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल टच मत कीजिए, वो बालों के लिए डेथ है। तीसरा मिथ है कि कैप पहनने से आप गंजे हो जाओगे, जबकि फैक्ट ये है कैप से तभी बाल गिरेंगे अगर वो बहुत लाइट हो या अगर आपने गंदी कैप पहनी हो जिससे इन्फेक्शन हो जाए। नॉर्मल कैप पहनने से बाल नहीं झड़ते। चौथा मिथ है बार बार हेड शेव करने से हेयर ग्रोथ वापस मोटी
मोटी हो जाती है। फैक्ट ये है, शेविंग से फॉलिकल्स की डेंसिटी नहीं बदलती, बाल का बेस मोटा होता है, इसलिए वो फील होता है कि मोटे बाल आ रहे हैं, पर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। देखिए दोस्तों, 1829 साल की उम्र आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड है। इस वक्त हेयर लॉस को इग्नोर करना आपके फ्यूचर कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ है। याद रखिए, हेयर रेस्टोरेशन एक साइंस है, कोई मैजिक नहीं। इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हेयर लॉस से परेशान हैं और डर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।